हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अभ्यास ट्रिक। मैं दीपिका आपके लिए लेके आई हूँ 20 मिनट्स 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू सीरीज का पॉलिटी का पहला पार्ट। ये मॉक टेस्ट भी पहले ही होने वाला है। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि मूल अधिकार किस भाग में वर्णित है? बताइए, भाग 3, 4, 5 या 2? ABCD क्या है इसका आंसर? मूल अधिकार फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 12 से 35 तक दे रखे हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज हमारी पार्ट ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा, पार्ट 3 में दे रखा है। चलिए तो पार्ट 1 में बताएं किस बारे में है? संघ और राज्य। आर्टिकल क्या है? 1 to 4। पार्ट 2 क्या है बताइए? नागरिकता है पार्ट 2। 5 to 11 आर्टिकल नंबर 5 to 11 है। पार्ट 3 आपका अभी हमने डिस्कस किया, मौलिक अधिकार है। और पार्ट 4 हमारा क्या हो जाएगा? डीपीएसपी आर्टिकल बताओ 36 से 51 तक। आर्टिकल 5 आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में किससे संबंधित है, ठीक है ना? अच्छा, मुझे एक चीज बताएं, आर्टिकल 51A किससे संबंधित है? तो चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? अनुच्छेद 350, 356, 360 या 352? ऑप्शन बी आर्टिकल 356 राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 कब लगाया जाता है? जब किसी राज्य में संवैधानिक विफलता की स्थिति पैदा हो जाती है, यानी कि वहां पर जो है संविधान के अनुसार राज्य को चलाया जाना मुश्किल हो जाता है, तो राष्ट्रपति आर्टिकल 356 का उपयोग करते हैं राष्ट्रपति शासन के लिए। इस अनुच्छेद के तहत ही वो संवैधानिक विफलता के आधार पर राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं, ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए तो फिर मैं एक चीज करती हूँ पहले, अगले क्वेश्चन में जाने से पहले। 350 किससे बिलोंग करता है? पार्ट 17, 360 बताओ। 360 है हमारा वित्तीय आपातकाल। और अनुच्छेद 352 किससे संबंधित है हमारा? सशस्त्र विद्रोह। इसे ठीक कर लेते हैं। विद्रोह के आधार पर आपातकाल, ठीक है ना? तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभियोग प्रक्रिया किसके विरुद्ध चलाई जाती है? बताइए, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मुख्यमंत्री? महाभियोग आर्टिकल 61, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, राष्ट्रपति। किस आधार पर? केवल संविधान के उल्लंघन के आधार पर महाभियोग प्रक्रिया चलाई जाती है राष्ट्रपति के विरुद्ध, ठीक है ना? आर्टिकल 61 भूलना नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राज्यसभा का स्थायी अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी राज्यसभा के सभापति, सी लोकसभा अध्यक्ष, डी प्रधानमंत्री।
स्थायी अध्यक्ष राज्यसभा का, इसका बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा, बताइए, है ना? राज्यसभा के सभापति, राज्यसभा के सभापति, आर्टिकल, आर्टिकल बताओ बच्चों। 64, आर्टिकल 64। वाइस प्रेसिडेंट क्या होंगे? राज्यसभा के सभापति होंगे। और राज्यसभा के सभापति की जो संरचना है, आर्टिकल किस में दे रखा है? 89(1) में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। धन विधेयक पर अंतिम निर्णय किसका होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा अध्यक्ष, बताइए क्या है इसका करेक्ट आंसर? धन विधेयक आर्टिकल 110 में दे रखा है। धन विधेयक केवल लोकसभा में लाया जा सकता है। ठीक है, तो बताइए अंतिम निर्णय किसका होगा? तो हमारा सी आंसर जो है करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन, लोकसभा अध्यक्ष। धन विधेयक की परिभाषा क्या है बताओ? चलो इसे परिभाषा मत कहो, इसे क्या कहो? धन विधेयक से संबंधित विषय कौन कौन से हैं? मैं ही बता देती हूं। करों का आरोपण, सरकारी उधार, समेकित निधि, भारत की संचित निधि। एक बड़ा ही फेमस स्लोगन है, हर धन विधेयक वित्त विधेयक होता है, लेकिन हर वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता है। ठीक है ना? चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। क्या यह स्टेटमेंट सही है? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। क्या यह स्टेटमेंट सही है? बताओ क्या होना चाहिए इसका आंसर? राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, यह स्टेटमेंट ट्रू है, सही है यह स्टेटमेंट। ठीक है ना? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, ऐसा है क्या? नहीं, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श कर कोलेजियम सिस्टम के आधार पर मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। तो स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। तो स्टेटमेंट कौन सा ठीक है हमारा? केवल एक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। भारत में संविधान संशोधन केवल संसद द्वारा किया जा सकता है। ट्रू या फॉल्स? कुछ संशोधनों के लिए राज्यों की सहमति भी आवश्यक होती है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो हाँ, यहाँ हमारे दोनों स्टेटमेंट सही हो जाते हैं। भारत में संविधान संशोधन केवल संसद द्वारा किया जा सकता है, केवल संसद द्वारा। ये ट्रू स्टेटमेंट है। हमारा दूसरा स्टेटमेंट भी ट्रू है। ठीक है, क्या है ना कि जब संघ और राज्यों की संरचना बदलनी होती है तो भी आपको 50% से अधिक राज्यों की क्या चाहिए? स्वीकृति चाहिए होती है। ठीक है ना? समझ में आ गई? दूसरी बात यह भी है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया में बदलाव करना हो, या फिर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की जो उनकी शक्तियां हैं उससे संबंधित विषय हैं, राज्य की कार्यपालिका, खासकर अनुच्छेद 368 में संशोधन की प्रक्रिया में बदलाव करना हो तो राज्यों की सहमति बहुत आवश्यक है। बिना राज्यों की सहमति के आप 368 में संशोधन, जो 368 के तहत संशोधन होती है ना,
उस प्रक्रिया में आप बदलाव नहीं कर सकते। संसद चाहेगी कि केवल लोकसभा चाहेगी कि हम क्या करते हैं 368 में बदलाव कर लेते हैं, तो नहीं, वो अपनी मर्जी से नहीं कर सकती है। तो इसमें दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, मूल कर्तव्य किस समिति की अनुशंसा पर जोड़े गए? बलवंत राय मेहता समिति, स्वर्ण सिंह समिति, अशोक मेहता समिति, वीटी कृष्णमाचार्य समिति। बताइए। मूल कर्तव्य हमारा फंडामेंटल ड्यूटी, फंडामेंटल ड्यूटी पार्ट 4A, आर्टिकल कौन सा है हमारा? आर्टिकल 51 का ए। ठीक है ना। हमारे मूल संविधान में मूल कर्तव्य कितने थे बताइए? 10 थे। मूल कर्तव्य ये 10 थे। सन 2000 में 11वां फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ा गया। और फंडामेंटल ड्यूटी जो है 11th क्या है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो फंडामेंटल ड्यूटीज को किसने इंट्रोड्यूस किया था? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, स्वर्ण सिंह समिति। जब इमरजेंसी का दौरान था 1976 में, स्वर्ण सिंह समिति ने रिकमेंड किया कि फंडामेंटल ड्यूटीज भी होनी चाहिए। ठीक है ना। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1948, 26 नवंबर 1949, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950। संविधान लागू कब हुआ? तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 में सुप्रीम कोर्ट, साथ ही 26 जनवरी को यूपीएससी। संविधान लागू होने के बाद की बात कर रही हूं मैं, लागू होने के साथ। गणराज्य की शुरुआत, क्या कहेंगे गणराज्य को? बताइए। रिपब्लिक, रिपब्लिक ऑफ इंडिया, यही कहेंगे। इन सब की भी शुरुआत हुई। ठीक है। चलिए, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। राज्यसभा की अधिकतम संख्या क्या है? सॉरी, ये राज्यसभा है। क्या है ये? राज्यसभा। ये ठीक कर लेंगे इसको। ऑप्शन ए 200, बी 238, सी 250, डी 252। राज्यसभा की अधिकतम संख्या, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगर राज्यसभा की अधिकतम क्षमता, मेरे वर्डों पे ध्यान दें, क्षमता की बात करें तो कितनी है इसकी कैपेसिटी? 250। ठीक, क्योंकि 12 इसमें क्या होते हैं? मनोनीत होते हैं। ठीक है, 12 कितने होते हैं? मनोनीत। कितने बचे? 238। तो अधिकतम संख्या कितनी है राज्यसभा की? ठीक है ना, 238। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। कोई समस्या है यहां तक? अगर है तो कमेंट बॉक्स पे पिन कर दें प्लीज। ठीक है ना। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संसद मनी बिल की परिभाषा में परिवर्तन कर सकती है? लोकसभा अध्यक्ष यह प्रमाणित करता है कि कोई धन विधेयक है, कि कोई विधेयक धन विधेयक है। कौन सा स्टेटमेंट ठीक है इसमें? तो संसद मनी बिल की परिभाषा में बदलाव तो नहीं कर सकती। पहला स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है, गलत हो जाएगा ये। तो जब पहला जो आपका है ऑप्शन वो गलत हो जाएगा, तो एलिमिनेट कर देते हैं, पहला इसका आंसर नहीं होगा। ए और दो दोनों सही, सी इसका आंसर नहीं होगा। हमारे पास एक ऑप्शन और बचता है, या तो हमारा दोनों गलत है या फिर केवल दूसरा ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष यह प्रमाणित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगी। ये बिल्कुल सही है, ये ट्रू स्टेटमेंट है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नीति निर्देशक तत्व
न्यायालय में परिवर्तनीय हैं। क्या बात सही है ये? बताओ, ये स्टेटमेंट सही है? इसका उद्देश्य देश में सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करना है। इसका सेकंड स्टेटमेंट सही है या नहीं, ये आप मुझे बताएं। नहीं तो थोड़ी देर में आंसर तो हम देख ही लेंगे। चलो, सोच लिया? इसमें विकल्प है केवल एक ठीक है, केवल दो ठीक है, दोनों ठीक है, दोनों गलत है। तो देखिए, नीति निर्देशक तत्व जो है न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। इसको आप फोर्सफुली करवा नहीं सकते, इम्प्लीमेंट नहीं करा सकते। जब भी राज्य कोई कानून बनाएगा तो लोगों के फंडामेंटल जो राइट्स हैं उसका हनन नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रख कर के ही नीति निर्देशक तत्व बनाए जाते हैं। तो पहला तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, इस बिहाफ पे गलत हो जाएगा। इनका उद्देश्य देश में सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करना है। लोकतंत्र स्थापित करना है अर्थ कि हमारे जो मौलिक अधिकार है, जो नागरिकों के मौलिक अधिकार है, वो किसी भी स्थिति में क्या नहीं होने चाहिए, राज्य उसका हनन नहीं कर सकता। जब राज्य उसका हनन नहीं कर सकता किसी भी तरीके से, जिसमें किसी भी तरीके का अर्थ है कि मौलिक अधिकार सर्वोपरि है, दैट्स इट। कि अगर आप कुछ कानून भी बनाएंगे तो उस पर्टिकुलर जनता के लिए ही बनाएंगे, और जब आप पर्टिकुलर जनता के लिए बनाएंगे तो वो उसके हित में ही होना चाहिए। तो जो उसके अधिकार उनको दिए गए हैं फंडामेंटल आपके राइट्स में, आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक, उसके अंतर उन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके ही बनाएंगे, उसको कोलैप नहीं कर सकता। ठीक है ना? सबके लिए सबका साथ सबका विकास ये स्लोगन फिट बैठ रहा है ना इसमें, डीपीएसपी में। चलिए, तो सेकंड स्टेटमेंट हमारा ट्रू स्टेटमेंट है, तो केवल 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कानून और व्यवस्था किस सूची में आती है? ऑप्शन ए संघ सूची, बी समवर्ती सूची, सी राज्य सूची, डी विशेष सूची। कानून व्यवस्था बताइए। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आपने 12 अनुसूचियां पढ़ी होंगी। 12 अनुसूचियों में से जो अनुसूची 7 है, अनुसूची नंबर 7, इसमें 3 सूचियां दे रखी हैं, राज्य सूची, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, कानून व्यवस्था इसी राज्य सूची का पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कैग की नियुक्ति प्रधानमंत्री करता है। कैग संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, कैग, एक मिनट बच्चों, ये समस्या रोज की बन गई है। कोई बात नहीं, हम छोटी मोटी चीजों से डरते नहीं हैं। एक मिनट। है ना? कैग, क्या अर्थ है कैग का? आर्टिकल 148 किससे संबंधित है? कैग, महालेखा परीक्षक कैग संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। बताइए। तो स्टेटमेंट हमारा पहला क्या कहता है? कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ठीक है ना? और इनका काम क्या होता है? सरकारी खातों के लिए लेखा प्रारूप तैयार करना, और ये अपना प्रतिवेदन जो है संसद में राष्ट्रपति के थ्रू रखवाते हैं। कैग संसद के प्रति उत्तरदायी होता है, तो हाँ बिल्कुल होता है। पहला स्टेटमेंट क्योंकि राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है तो गलत हो जाएगा, तो हमारे पास बी ऑप्शन बचता है कि संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का संविधान विश्व में सबसे लंबा लिखित संविधान है। मूल संविधान
395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियों का था। कौन सा स्टेटमेंट ठीक है? केवल एक, केवल दो, दोनों सही, दोनों गलत? भारत का संविधान विश्व में सबसे लंबा लिखित संविधान है, बिल्कुल स्टेटमेंट करेक्ट है। इसका रीजन ये है कि हमने यूएसए से लेकर के, जर्मनी से लेकर के, आयरलैंड से लेकर के, जापान और ऑस्ट्रेलिया से लेकर के साउथ अफ्रीका, सब कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा है और उनसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स को उठा करके हमने अपना संविधान बनाया है। तो इसी आधार पर क्या है हमारा, इसीलिए हमारा संविधान काफी लंबा हो गया है। तो पहला स्टेटमेंट तो ठीक हो गया, मूल संविधान 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियों का था, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो इसमें सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दोनों स्टेटमेंट ठीक है एकदम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि प्रथम वित्त आयोग, प्रथम कानून आयोग, प्रथम योजना आयोग और प्रथम लोकसभा का गठन, इनका क्रम बताना है। इनका हमें क्या बताना है? क्रम बताना है। पहला वित्त आयोग कब बना? याद है कुछ? कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ। हो गया सबका? पहला आपका वित्त आयोग बना था 1951 में। केसी नियोगी याद होंगे आपको इनके अध्यक्ष केसी नियोगी। पहला कानून आपका कब बना था? फर्स्ट लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, फर्स्ट लॉ कमीशन ऑफ इंडिया 1955 में बना। एमसी सीतलवाड़ जो थे, एमसी सीतलवाड़ इसके अध्यक्ष रहे। प्रथम योजना आयोग कब बना? 1952 में। जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था। पहला लोकसभा का गठन कब हुआ था? 17 अप्रैल 1952 को। ठीक है, क्रोनोलॉजी क्या बनती है इसकी? 1 2 1 2 1 2 तो नहीं बनेगा, सॉरी, 1 आपका बनेगा, इसका क्रोनोलॉजी बनना चाहिए 1 3 एक मिनट, कुछ गड़बड़ है इसमें, देख लेती हूँ मैं। प्रथम योजना आयोग, प्रथम योजना, फर्स्ट प्लानिंग कमीशन, फर्स्ट प्लानिंग कमीशन तो 1950 में बनी ना बच्चों, जवाहरलाल नेहरू ने बनाई। तो इसका ऑप्शन 3142 3142 होना चाहिए। 3142 ऑप्शन में है किसी में? 3142 तो ऑप्शन ए 31 है। इसको थोड़ा करेक्ट कर लेते हैं, मेरे को इसमें ऑप्शन गलत लग रहे हैं। ठीक है ना, ये आंसर है नहीं, डी भी आंसर नहीं है, बी भी आंसर नहीं है इसका। 3 से स्टार्ट होना चाहिए, 2 ही ऑप्शन दिख रहे हैं, 31 ए की तरफ जाते हैं हम, तो 3142 होना चाहिए, क्योंकि पहला जो लोकसभा का गठन हुआ था वो हुआ था 17 अप्रैल 1952 में, और पहला आपका कानून आयोग बना था 1955 में। अगर ब्रिटिश काल की अगर हम बात करते तो 1934 में बना था, 1834 में। याद करो, लॉर्ड मैकाले याद आ रहा है? अगर पहला कानून आयोग की बात करें इस हिसाब से तो ठीक है, 312 ठीक है ना, तो हमारा ठीक है, ये गलत है। चलो, ये ऑप्शन क्या है? गलत है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3142। क्रोनोलॉजी ये बैठ रही है ना, इसके क्रम गलत दे रखे हैं, कोई बात नहीं है, ठीक कर लेंगे। समझ आ गई? आपको ईयर्स पता होने चाहिए। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित आयोगों का सही क्रम बताइए। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग,
सत्य मेहता समिति, नानावटी आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी बताइए। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग को हम क्या कहते हैं, किस नाम से भी जानते हैं? सेकंड एआरसी। सेकंड एआरसी हमारा 2005 में आया था। दो हजार पांच में ये सेकंड एआरसी है। नानावटी 2000 में आया था। ये इन 1984 में जो सिख दंगे हुए थे उसकी जांच के लिए कमेटी बैठाई गई थी। ठीक है। मानवाधिकार आयोग ये 1993 में बना था। ये 12 अक्टूबर को बना था। सत्य मेहता समिति, इसको देख लेते हैं। सत्य मेहता समिति सत्य मेहता समिति पंचायतों को मजबूत करने के लिए बनाई गई थी। सत्य मेहता समिति ये 1972 की बात है। तो क्रोनोलॉजी क्या बन रही है हमारी? हमारी क्रोनोलॉजी बन रही है 2 3 सुनो बच्चों, इसकी क्रोनोलॉजी बन रही है 2431। 2431 किस ऑप्शन में है देखो? 2431 ऑप्शन ए, ऑप्शन डी, बी तो क्रोनोलॉजी में है ही नहीं, तो कोई हम इसमें इसकी तरफ जाएंगे नहीं। बताओ। सॉरी, हाँ सी है, इसको काट देते हैं, हम डी को काट देते हैं। इसमें बनेगा 2, क्या था हमारा? 1 मिनट, चलिए इस क्वेश्चन को भी रहने देते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित का सही क्रम चुनिए। राज्यसभा का गठन, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, भारत रत्न की शुरुआत और यूपीएससी की स्थापना। यूपीएससी की स्थापना संविधान लागू होने के साथ 26 जनवरी 1950। इससे पहले पीएससी ब्रिटिश काल में 1926 में स्थापित की गई थी। ठीक है। भारत रत्न जो हमने स्टार्ट किया वो 1954 में शुरू किया। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की अगर हम बात करें तो ये भी संविधान लागू होने के साथ 26 जनवरी 1950। राज्यसभा का गठन कब हुआ? 1952 में। पहले लोकसभा चुनाव के बाद। ठीक है। इसकी क्रोनोलॉजी क्या बन रही है? तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन 2 सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और यूपीएससी की स्थापना दोनों एक ही डेट में हुए थे, स्वतंत्रता के बाद। अगर स्वतंत्रता से पहले की बात करें तो 1926 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक, अब कोई गड़बड़ तो नहीं है? चलो इसको हम ठीक कर लेते हैं। ठीक है, 1926 में हुई। हमारी इसकी क्रोनोलॉजी बननी चाहिए 4 2 26 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी और राज्यसभा का गठन 1952 में हुआ। तो 4213 किस ऑप्शन में है? 4213 ऑप्शन है। 4123 1243 कोई सा ऑप्शन नहीं है इसमें। 2143 143 हमारा गलत है, ये इसके ऑप्शन गलत दे रखे हैं। हमारा आंसर 4213 करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फटाफट। भारत में संघीय प्रणाली जिसमें एक मजबूत केंद्र है। भारत में एक संघीय प्रणाली है जिसमें एक मजबूत केंद्र है। भारत का संविधान संघीय से ज्यादा इकाईवादी झुकाव वाला है। तो क्या है इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन ए करेक्ट, ओनली 2 ठीक है इसमें। ऑप्शन बी करेक्ट है, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी बताए।
भारत में संघीय प्रणाली जिसमें एक मजबूत केंद्र है। स्टेटमेंट हमारा पहला क्या है? एकदम ट्रू है। भारत का संविधान संघीय से ज्यादा इकाईवादी झुकाव वाला है, ये भी एकदम सही बात है। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज प्रणाली पहली बार कब लागू की गई थी? 1952, 1957, 1959, 1962। बताइए क्या है इसका आंसर? पंचायती राज प्रणाली पहली बार, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 1959 में। पहली बार कहाँ लागू की गई थी? राजस्थान के नागौर जिले में, राजस्थान के नागौर जिले में, ठीक है। 2 अक्टूबर को, गांधी जयंती पर, 1959 को। किसके सुझाव के आधार पर? बलवंत राय मेहता के 3 टायर स्ट्रक्चर, त्रिस्तरीय समिति कहते हैं ना इसे, त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली, यही है के आधार पर। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आज 31 मिनट की हो गई है वीडियो, पर कोई नहीं, पॉलिटी में थोड़ा टाइम लगता ही है, 10-20 मिनट, 10-5 मिनट, 20 मिनट तो ज़्यादा कहेंगे, 10-5 मिनट के लिए कोई इतनी समस्या वाली बात है नहीं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, और सबसे ज़रूरी बात कि स्वस्थ रहिए, ठीक है ना।